Hello everyone. Have a good day to all of you. I am Kajal Janak Patel, Assistant Dietitian in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center. Today I presentation my topic on management of cardiac nutrition with renal dysfunction. What shall we discuss? अभी हम इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ किडनी, what is function of kidney, physiology of the renal system, what is renal dysfunction, renal disease definition, causes of renal disease, types of renal disease, stages of kidney disease, what is renal failure, causes of renal failure, general guidelines of CVD and CKD, cardiovascular disease and chronic kidney disease, nutritional management of chronic renal disease, renal diet and which food to eat and food to avoid in kidney disease. What is kidney? किडनी क्या है? किडनी हमारे शरीर में मेन ऑर्गन है. लेफ्ट साइड लेफ्ट किडनी, राइट साइड राइट किडनी. टोटल 2 किडनी हमारी बॉडी में होती है. कभी कभी बाय बॉर्न से ही ओनली 1 किडनी किसी पेशेंट या किसी पर्सन में होता है और वो हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है. बट वो पता कब चलता है? जब उसके किसी रीनाल डिसफंक्शन हो, रीनाल डिसीज़ हो, तभी उसे पता चलता है. वो रिपोर्ट्स करवाएगा तब उसे मालूम पड़ेगा कि वो ओनली 1 किडनी पे भी वो नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है. किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर है, वो यूरिनरी सिस्टम में आती है, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं. किडनी क्या करती है हमारे शरीर में? तो वो हमारे शरीर में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है. वो हमारे ब्लड में रहता है, उसे फिल्टर करने की ज़रूरत होती है. अब इसे फिल्टर कौन करेगा? वो है किडनी. हमारे शरीर में जो छोटे छोटे सेल्स है, टिश्यूज़ है, वो कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं. उसी दौरान जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है उसको फिल्टर करने की ज़रूरत होती है. जब हमारी किडनी वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करेगी तभी हमारी बॉडी हेल्दी फंक्शन कर सकती है. तो ये है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी. अगर हमें किसी ऑर्गन का या किसी जैसे ले लिया पर्टिकुलर की किडनी का ऑर्गन फंक्शन टेस्ट करना है कि RFT जैसे रीनाल फंक्शन टेस्ट करना है तो हमें पहले उसके नॉर्मल फंक्शन के बारे में जानना होगा. अगर हम उसके नॉर्मल फंक्शन के बारे में जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि अगर उसकी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही मीन्स कि वो अबनॉर्मल है तो ये हो गया उसका डिसफंक्शन. तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. तो व्हाट इज़ नेफ्रॉन? तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के फंक्शन के हिसाब से उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके मेन 2 फंक्शंस होते हैं नेफ्रॉन के. एक ग्लोमेरुलर एंड दूसरा ट्यूबुलर. ग्लोमेरुलर फंक्शन में है कि मेन ये किडनी का फिल्ट्रेशन आ गया. किडनी जो भी फिल्टर करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो ग्लोमेरुलस में होती है. और दूसरा है ट्यूबुलर में जो किडनी का एक्सक्रेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया एंड सिक्रेशन होता है, वो सब होता है ट्यूबुलर फंक्शन में. किडनी इज हाईली स्पेशलाइज, मेनली 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है. फर्स्ट वन रेगुलेटरी फंक्शन, सेकंड एक्सेक्रेटरी फंक्शन एंड थर्ड एंडोक्राइन फंक्शन. तो फर्स्ट वन है मेन रेगुलेटरी फंक्शंस. रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या होता है कि किडनी रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. कि जैसे किडनी वो हमारा जो शरीर का बॉडी का वाटर से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की सोडियम पोटेशियम का बैलेंस है वो कंट्रोल करती है. वो एसिड बेस बैलेंस का कंट्रोल करती है एंड फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो रिटेन करता है. सेकंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस. किडनी एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड्स एंड ड्रग्स एक्सेट्रा को वो एक्सक्रीट आउट करती है थ्रू यूरिन. बट इट रीएब्जॉर्ब द एसेंशियल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड. जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स वो रीएब्जॉर्ब करती है. एंडोक्राइन फंक्शंस. तो एंडोक्राइन फंक्शन में किडनी सिंथेसाइज मेन रिलीज वो पर्टिकुलरली हार्मोन्स को वो रिलीज करती है. जैसे वो रेगुलेट जो हार्मोन्स किसमें काम आते हैं, जो पर्टिकुलरली
किसी मैकेनिज्म के लिए, हमारी बॉडी में पर्टिकुलरली किसी मैकेनिज्म के लिए वो फंक्शंस यूज़ होते हैं। वो कौन से हार्मोन्स है? जैसे रेनिन, 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एरिथ्रोपोएटिन। अभी ये सब फंक्शंस के, हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि फंक्शंस ऑफ रेनिन। व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज, जब हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, लेस होने लगता है, वो कम होता है और ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है, तब रेनिन, हमारा किडनी रेनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। थ्रू कौन सी सिस्टम? रेनिन आर्जिनोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू वो रेगुलेट होता है। फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया क्या है? इट इज़ अ कंडीशन व्हेन लैक ऑफ ऑक्सीजन और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, तब हमारी बॉडी के जो छोटे सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या होता है, वो उसका डैमेज होने लगती है और वो टिश्यूज़ की डेथ होने लगती है। तभी हमें आरबीएस का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो ये आरबीएस का प्रोडक्शन कौन करेगा? एरिथ्रोपोएटिन। जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स होता है वो आरबीएस मीन्स रेड ब्लड सेल्स को ज़्यादा बढ़ाएगा बॉडी में। और रेड ब्लड सेल्स क्या करेगा? किस लिए यूज़ होता है? वो हीमोग्लोबिन के सर्कुलेशन में। तो ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल्स ब्लड में बढ़ेगा तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी सभी ऑर्गन्स को मिलेगा, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन नहीं रहेगी। तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स क्या करता है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स जो है स्टिम्युलेट एरिथ्रोपोएसिस इन बोन मैरो, लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर आरबीसीज, और ये पूरी प्रोसीजर को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। फंक्शन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3। These hormones plays important role in the absorption of calcium from gastrointestinal tract। जो हम फूड लेते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, वो डाइट में जो कैल्शियम होता है उसमें से जो कैल्शियम GIT ट्रैक में जो कैल्शियम होता है वो विटामिन D3 जो हार्मोन्स है वो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए ये काम आता है। और फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द सॉल्ट एंड वाटर होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस मीन्स इक्वली बैलेंस, कि वो इट रेगुलेट, वो कंट्रोल करता है, वो बैलेंस करता है, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस वो इक्वल करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स। अभी ये जो सभी हार्मोन्स के बारे में बताया मैंने कि जो उसके फंक्शंस है, वो सभी हार्मोन्स का उसके फंक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए उसे पर्टिकुलरली कोई मैकेनिज्म की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो मैकेनिज्म कौन सा है? वो मैकेनिज्म है किडनी कैरीज द फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म: एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो किडनी जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड्स एक्सेट्रा, ड्रग्स, उसे एक्सक्रीट आउट करती है थ्रू यूरिया। फिल्ट्रेशन में हो गया वो ब्लड फिल्टर करती है। एब्जॉर्प्शन, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, उसे वो एब्जॉर्ब करती है। एंड हो गया सिक्रेशन में होता है कि किडनी जो ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे सिक्रेट करती है, एक्सक्रीट आउट करती है थ्रू यूरिया। और जैसे कि वाटर, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में सोडियम पोटेशियम अगर ब्लड में ज़्यादा हो गया है, बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो उसे सिक्रेट करती है, और अगर उसकी ज़रूरत है कि बॉडी में कम हो गया है तो उसे वो एब्जॉर्ब भी डाइट में से करती है। फिजियोलॉजी ऑफ द रीनल सिस्टम। The renal system consists of the kidney, ureters and the urethra. The overall functions of the system filters approximately 200 liters of fluid from renal blood flow, which allows for toxin, metabolic waste products and excess iron to be excreted while keeping essential substance in the blood. तो ये हमारा किडनी है, पूरा 180 लीटर से 200 लीटर्स इतना ब्लड पर डे फिल्टर आउट करता है एंड 1 to 2 लीटर्स इतना यूरिन पर डे वो प्रोड्यूस करती है। अभी रीनल डिसीज की डेफिनेशन। तो रीनल डिसीज ऑल्सो नोन एज ए किडनी डिसीज
encompasses a range of the affect the structure and the function of the kidney। अगर हमारी किडनी के फंक्शन में या फिर उसके स्ट्रक्चर में कोई डैमेज हो गया है तो उसे रीनल डिसीज बोलते हैं। दिस कंडीशन कैन वेरी इन सीवियरिटी एंड कैन बी एक्यूट और क्नोरिक। उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग वो एक्यूट रीनल डिसीज या क्नोरिक रीनल डिसीज वो उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग होता है, जो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हो सकता है। कॉमन टाइप्स ऑफ रीनल डिसीज इंक्लूड क्नोरिक किडनी डिसीज, किडनी इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, glomerulonephritis and kidney failure. Management and treatment depends on the specific type and stages of the renal disease. Interaction between cardiac problem with renal disease. तो कार्डियक प्रॉब्लम के हार्ट के प्रॉब्लम के साथ रिनल डिसीज का क्या रिलेशन है? जैसे कार्डियक प्रॉब्लम एंड रिनल प्रॉब्लम ऑफन हैव अ क्लोज रिलेशनशिप ड्यू टू interconnected nature of the cardiovascular and renal system. Condition in one system can directly affect the other, leading to a complex interplay. For example, congestive heart failure. If किसी पेशेंट को congestive heart failure है तो can lead to reduced blood flow to the kidney. ब्लड के टूवर्ड्स किडनी के टूवर्ड्स ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो कॉजेज रिनल डिसफंक्शन हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर किडनी का डिसफंक्शन है तो वो लीड टू फ्लूइड रिटेंशन, वर्सनिंग कोरोनरी हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन कैन डैमेज बोथ द हार्ट्स एंड किडनी। अगर ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ जाता है तो दोनों का कंट्रोल नहीं रहता है, किडनी और हार्ट। किडनीज प्लेज अ की रोल इन द रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। मैंने ऐसे आगे बताया कि जो किडनी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, रेनिन हार्मोन्स, वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं होने देती, डिक्रीज भी नहीं होने देता, उसका रेगुलेशन करता है। अगर किडनी के फंक्शन ही नॉर्मल नहीं है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता ही रहेगा या ब्लड प्रेशर लो होता रहेगा, तो वो ब्लड सर्कुलेशन क्लियरली अच्छे से नहीं होगा हार्ट की अकॉर्डिंग, तो वो ऑटोमेटिक हार्ट का भी तकलीफ हो सकता है। अ किडनी डिसफंक्शन कैन कंट्रीब्यूट टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लॉक और नैरोइंग आर्टरीज इन द हार्ट कैन ऑल्सो अफेक्ट ब्लड फ्लो टू द किडनी, पोटेंशियली कॉजिंग रिनल डिसीज। अगर हमारी हार्ट की कोई भी आर्टरी से जो ब्लॉक हो गई है, नैरो हो गई है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन क्लियरली नहीं हो पा रहा, तो वो ब्लड फ्लोज टूवर्ड्स किडनी भी उसका ब्लड फ्लो लेस हो जाएगा, तो वो रिनल का इशू हो सकता है। Diabetes. Diabetes, a common causes of heart disease, can also damage the kidney. Diabetes nephropathy is a condition where high blood sugar levels harm the kidney's filtering units. अगर ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो भी हमारे किडनी को नुकसान हो सकता है। Medication. Some medication used to treat heart condition can have effect on kidney function, require careful monitoring. जो कई पर्सन को जैसे नींद नहीं आती है कि ऐसे कोई भी ज़्यादा मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की ऐसे कोई भी मेडिसिन ज़्यादा ले लेते हैं, उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा डोज की अगर मेडिसिन हो जाती है तो वो किडनी का फंक्शन को भी वो डैमेज हो सकता है, किडनी को वो लोड ज़्यादा पड़ सकता है, तो वो हो गया किडनी का और दोनों का रिलेशन। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, किडनी रेगुलेट मीन्स वो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स का बैलेंस अवर बॉडी में, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है ड्यू टू कार्डियक इश्यू कैन इम्पैक्ट किडनी फंक्शंस। रिनल डिसीज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज रिनल डिसीज, वो क्या है, कौन कौन से टाइप है, वो हमने जान लिया कि रिनल डिसीज क्या होता है, किसे बोलते हैं रिनल डिसीज। अभी उसका क्लासिफिकेशन कौन सा है कि जो एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक किडनी इंजरी। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है रिनल डिसीज के, पर मेन उसके दो टाइप्स है कि जो एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिसीज का हम अभी डिटेल में देखेंगे। टाइप्स ऑफ किडनी डिसीज, टाइप्स ऑफ किडनी डिसीज में मेन 2 टाइप्स हम देखेंगे इधर। एक्यूट किडनी डिसीज, उसे एक्यूट किडनी इंजरी भी बोलते हैं। सीवियर कार्डियक इवेंट्स लाइक हार्ट अटैक है या कोई ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी या कोई वाल्वुलर ऑपरेशन हुआ है तो उस टाइम सडनली रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द किडनीज, तो उसी टाइम क्रिएटिनिन अप डाउन रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी अप डाउन होता है, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए अगर किडनी का डैमेज होता है तो उसे एक्यूट किडनी डिसीज बोलते हैं। और कई बार अगर फ्यू डेज से फ्यू मंथ तक भी वो अगर रह सकता है तो 3 मंथ से भी ज़्यादा वो रहता है किडनी का प्रॉब्लम, किडनी डिसीज का प्रॉब्लम, तो वो परमानेंट किडनी डैमेज हो सकती है, तो वो क्रोनिक किडनी डिसीज में आता है। तो क्रोनिक किडनी डिसीज क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट प्रॉब्लम्स कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ CKD। मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज लॉन्ग टाइम तक अगर रह सकता है तो उसे क्रोनिक किडनी डिसीज बोलते हैं। सिमिलरली
CKD कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। अगर किसी पेशेंट या किसी पर्सन को CKD क्रोनिक किडनी डिसीज का प्रॉब्लम हो, लॉन्ग टाइम तक वही किडनी का प्रॉब्लम रहता है, तो वो रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज का भी रिस्क ज़्यादा रहता है। एक्यूट किडनी इंजरी डिफाइंड एज एनी ऑफ द फॉलोइंग: इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन ग्रेटर देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसका नॉर्मल लेवल है 0.3 to 1.2, बट इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन बाय 1.5 टाइम्स बेसलाइन, यूरिन वॉल्यूम लेस देन 0.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर ओवर 6 आवर्स। अभी 6 आवर तक भी यूरिन आउटपुट अगर कम रहता है, 0.5 से भी लेस रहता है, तो वो एक्यूट किडनी इंजरी में आ सकता है। उसका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 या 2, 2.5, 2.3, 2.7 या 3 तक ऐसे धीरे धीरे सम डेज से लेकर सम मंथ तक ऐसे बढ़ सकता है, तो वो एक्यूट किडनी डिसीज में आता है, पर वो धीरे धीरे बढ़ता है। अभी है क्रोनिक किडनी डिसीज डिफाइंड एज एबनॉर्मलिटीज इन किडनी स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रेजेंट फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अभी किडनी के फंक्शन या उसके स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे मोर देन 3 मंथ से भी ज़्यादा उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता रहता है, तो वो हो जाता है क्रोनिक किडनी डिसीज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट स्टेज 1 to 5 एंड एल्बुमिन यूरिया स्टेज 1 to 3। स्टेजेस ऑफ रिनल फेलियर में क्या होता है कि स्टेजेस 1 स्टेज में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन हायर देन 90 बट बिलो 100। स्टेज 2 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैन बी एज लो एज 60 और अराउंड 89। स्टेज 3 GFR रेट कैन बी 30 और 50। स्टेज 4 GFR रेट कैन बी 15 और 29। स्टेज 5 GFR इज यूजुअली बिलो 15। इट मीन्स अगर स्टेज 1 में इज कैरेक्टराइज बाय माइल्ड किडनी डैमेज थ्रू इट्स फंक्शन में स्टिल बी नॉर्मल, किडनी फंक्शन इज एट अबाउट 90%। जैसे वो 90% उसका किडनी का फंक्शन वो किडनी कर सकती है, 90% वो फिल्टर ब्लड को कर सकती है, वो एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स को कर सकता है, जितना चाहिए वो यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है। बट स्टेज 2 में मीन्स दैट माइल्ड लॉसेस, किडनी को माइल्ड डैमेज हुआ होता है कि फंक्शन है स्टार्टेड, थोड़ा उसका डैमेज होना स्टार्ट हो गया होता है। किडनी फंक्शन इज एट अबाउट 89 एंड 60। स्टेज 3 में देयर इज अ माइल्ड टू मॉडरेट लॉसेस ऑफ फंक्शन, किडनी फंक्शन इज एटलीस्ट 59 to 40%। स्टेज 3 मीन्स दैट देयर इज अ मॉडरेट टू सीवियर अ लॉस फंक्शन, किडनी फंक्शन इज एट 44 to 30%. Stage 4 is characterized by severely loss of kidney function. Kidney function is at about 29 to 15%. And last में अगर stage 5 होता है तो किडनी फेल होती है, उसका किडनी फेलर बोलते हैं, या किडनी फंक्शन इज नाउ लेस देन 15%, वो वर्कआउट नहीं कर पाती, इसे किडनी फेलर बोलते हैं, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। Patients have a higher risk of developing cardiovascular disease in comparison to the general population. There is a well-established link between a CKD and CVD risk factors in this population. CVD is the leading causes of morbidity and mortality in the CKD population. The most common form of kidney disease is chronic disease. Chronic kidney disease is a long-term condition that does not improve over time. It's commonly caused by high blood pressure. Generally, high blood pressure और शुगर डायबिटीज़ की वजह से ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ का प्रॉब्लम होता है। उसी पर्सन जिसको डायबिटीज़ का या डायबिटीज़ या ब्लड शुगर, ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, उसको क्रोनिक किडनी डिसीज़ का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज़: ड्राई एंड इची स्किन, टायर्डनेस और वीकनेस, थकान जैसा महसूस होता है, पफी आइज हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स फीट एंड एंकल्स में स्वेलिंग लगता है, ट्रबल इन स्लीपिंग, नाइट में अच्छी तरीके से नींद नहीं आती, नींद में डिस्टर्बेंस लगता है, नीड टू पी मोर ऑफन यूरिनेशन, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम रहता है, मसल क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं हो रही, बबी और फमी पीस। Although most people with CKD do not have symptoms, some may experience. कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि जिसका कोई सिम्टम्स नहीं होता फिर भी वो किडनी का पेशेंट होता है, जैसे स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट्स, उसको स्वेलिंग भी नहीं होता है, बैक पेन भी नहीं होता है, बॉन डिसीज भी नहीं है, मोर फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, फिर भी उसे किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी डिसीज हो सकता है।
व्हाट इज रीनल फेलियर? रीनल फेलियर इट मीन्स उसे किडनी फेलियर भी बोलते हैं। किडनी फेलियर इज व्हेन योर किडनीज हैव स्टॉप वर्किंग वेल इनफ फॉर यू टू सर्वाइव विदाउट डायलिसिस और अ किडनी ट्रांसप्लांट। कोई पर्सन या पेशेंट अगर किडनी फेलियर है तो वो डायलिसिस के बिना या हार्ट ट्रांसप्लांट के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाता, तो उसे लास्ट स्टेज अगर किडनी फेलियर है तो उसके डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ता है। योर किडनी हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड। किडनी फेलियर इज ऑल्सो कॉल्ड एंड स्टेज किडनी डिसीज ESKD और एंड स्टेज रीनल डिसीज। Kidney failure is a condition in which one or both of your kidneys no longer work on their own। वो अपने आप खुद से वर्क नहीं कर पा रहे किडनी। कॉजेज इंक्लूड डायबिटीज़ की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर एंड एक्यूट किडनी इंजरीज की वजह से। सिम्टम्स में होते हैं जो मैंने आगे बताया, फटीग, नोशिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, चेंजेस इन हाउ ऑफन यू गो टू द बाथरूम एंड ब्रेन फॉग। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी फेलियर तो ये है उसके सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। उसके लिए हमें उसके जो सिम्टम्स है, जो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा अनबैलेंस डाइट लेते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, शुगर ज़्यादा होती है, डिसेप्सिया, ये सब उसके सिम्टम्स है। उसका प्रिवेंशन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो नो स्मोकिंग, सिगारेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए। तो मेन उसके कॉजेज़ कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हाइपरटेंशन रहता है, शुगर और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या ज़्यादा नींद अगर नहीं आती तो उसकी मेडिसिन, अगर हम ज़्यादा ऐसी कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो उसका भी अफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट वो किडनी को लोड पड़ता है, किडनी पे अफेक्ट करता है। और उसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या होता है किडनी फेलियर वाला पेशेंट का? डायलिसिस, होमोडायलिसिस या फिर रीनल ट्रांसप्लांट। In short, renal failure or kidney failure is the stoppage, complete partial of the kidneys functioning for the certain reasons. It usually harms the entire excretory system। हमारी जो entire excretory system है, अगर किडनी का फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके स्ट्रक्चर में या फिर उसके फंक्शन में, तो वो entire excretory system को अफेक्ट करता है और हमारी बॉडी हमारी किडनी जो ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रही, कंप्लीटली वेस्ट आउट नहीं कर पा रही, तो वो हो जाता है किडनी फेलियर। टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर, उसे किडनी फेलियर बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में आता है अ कंडीशन इन विच द किडनी सडनली कांट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, उसका बाईपास हुआ है, कोई वाल्वुलर ऑपरेशन हुआ है, तो सडनली उसको अगर उसका किडनी काम नहीं कर पा रहा है, जैसे वो फिल्टर नहीं कर पा रही वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम ब्लड, तो वो हो जाता है एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप्स रैपिडली ओवर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज तक ऐसा रह सकता है। कई बार फ्यू डेज से लेकर 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ तक भी ऐसा हो सकता है। इट मे बी अ फाइटल। इट्स अ मोस्ट कॉमन इन दोज हु आर क्रिटिकली इल एंड ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड। क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर को क्रोनिक किडनी डिसीज भी बोलते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर एज इट वाज हिस्टोरिकली टर्म इज द टर्म दैट encompasses all degrees of decreased kidney function from damage at risk through mild, moderate, severe chronic kidney failure। किसी पेशेंट का अगर फ्यू डेज से लेके फ्यू मंथ, 1, 2, 3 मंथ, तो धीरे धीरे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, पर अगर उसका 3 मंथ हो गया क्रिएटिनिन नहीं कम हो रहा है, तो वो 3 मंथ के बाद उसका क्रिएटिनिन लेवल फास्टर बढ़ने लगेगा। जैसे नॉर्मल लेवल उसका 1.2 है, तो धीरे धीरे वो 1.5, 1.7, 1.9, 2, 2.5, 2.73 तक रहेगा 3 मंथ तक। पर अगर 3 मंथ के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा, तो 3 मंथ के बाद वो सडनली इंक्रीज होने लगता है कि जैसे 4, 5, 7 ऐसे सडनली इंक्रीज होने लगता है। तो डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज। इट इज अ कंडीशन characterized by gradual losses of kidney function over time। पोटेंशियल साइंस ऑफ किडनी फेलियर के साइंस कौन कौन से हैं? तो वो है पैलनेस, स्किन डिस्कलरेशन, हाइपरपिगमेंटेशन, ड्राई स्किन, स्क्रैच मार्क्स एंड पैचेस। हु डज किडनी फेलियर अफेक्ट? किस पर्सन को किडनी फेलियर अफेक्ट हो सकता है? तो किडनी फेलियर कैन अफेक्ट एनीवन। However, you may be at high risk of developing kidney failure if you have diabetes, if you have heart disease, high blood pressure, or you are over 60 years,
have a family history of kidney disease, you have abnormal kidney structures, have a long history of taking pain relievers including over the counter products such as non-steroidal anti-inflammatory drugs। अगर आप ज़्यादा टाइम तक नॉन पेन रिलीवर्स या कोई स्टीरॉइड्स लेते रहते हैं तो उसका भी इफेक्ट किडनी पर हो सकता है और आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो उसके रीनल फेलियर के कॉजेज कौन से हैं? एक्सेसिव लॉसेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्लूइड्स, हार्ट फेलियर, डायबिटीज, ओवर एक्सपोजर टू ड्रग्स एंड इम्बैलेंस ऑफ सोडियम, वाटर, एसिड्स और पोटेशियम लेवल्स, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। प्रिवेंशन ऑफ किडनी फेलियर, तो मैंने आगे बताया कि हमें किडनी फेलियर के प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। तो हेल्दी डाइट लेना चाहिए, वाटर इंटेक मॉडरेट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के एडवाइस होना चाहिए, अवॉइड स्मोकिंग, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, लिमिटेड सॉल्ट इंटेक, इट मीन्स ऊपर से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, हमारा रेगुलर ब्लड प्रेशर कि उसकी जो भी मेडिसिन चल रही है वो ब्लड प्रेशर रेगुलर की मेडिसिन लेनी चाहिए। डू नॉट टेक ओवर पिल्स, एक्स्ट्रा स्टीरॉइड्स या पेन रिलीवर्स की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। What is kidney stones? A small hard deposit that form in the kidneys and is often painful when passed। जो छोटा सा ऐसे कंपोनेंट होता है वो इसे डिपॉजिट हो गया होता है किडनी में, उसके ज़्यादा पेन होता है जब वो मूव होता है उस जगह से दूसरी जगह, किडनी में या यूरेथ्रा में जहाँ भी किडनी स्टोन होता है वो मूव होता है तो वहाँ पेन होता है। तो किडनी स्टोन्स आर हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट दैट स्टिक टुगेदर इन कंसनट्रेटेड यूरिन। दे कैन बी पेनफुल व्हेन पासिंग थ्रू द यूरिनरी ट्रैक बट यूजुअली डोंट कॉजेज परमानेंट डैमेज। वो जब पास होता है तब हमें थोड़ा पेन होता है पर यूजुअली वो परमानेंट डैमेज किडनी में नहीं होता। उसकी वजह से किडनी स्टोन की वजह से परमानेंट डैमेज जैसे किडनी डैमेज नहीं हो सकती, किडनी फेलियर नहीं हो सकती। बट अगर हम उसका मीन्स मतलब ये नहीं है कि अगर किडनी स्टोन की मेडिसिन नहीं लेनी है, विदाउट मेडिसिन उसको सर्वाइव करना है कि जैसे सहन कर लिया कि अगर पेन है तो थोड़े टाइम पेन रहेगा, फिर वो जब मूव हो जाएगी तो पेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। पर उसकी मेडिसिन और उसके हिसाब से डाइट में भी कंट्रोल करना चाहिए। The most common symptoms is severe pain, usually in the side of abdomen, that's often associated with nausea होता है, vomiting होता है, ये सब उसके symptoms है। तो किडनी स्टोन्स के होते हैं, जैसे किडनी स्टोन में फीवर आता है, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, नोजिया, ब्लड इन यूरिन, बैक एक, डिजीनेस, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। They can be extremely painful and can lead to kidney infection or the kidney not working properly if left untreated। अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट हम नहीं कर देते, ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो किडनी का डैमेज भी हो सकता है, किडनी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। The stone will eventually move through the urinary tract and is pass out of the body in the urine। और धीरे धीरे वो जो स्टोन्स होता है वो मूव होता है यूरिनरी ट्रैक्ट में से और पास आउट थ्रू द यूरिन फ्रॉम द बॉडी, वो बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। वॉट कॉजेज किडनी स्टोन्स, कौन कौन से रीजन है, किसकी वजह से किडनी स्टोन होता है। तो व्हेन योर यूरिन कंटेन्स मोर क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज कैल्शियम, ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड। हम ऐसे जैसे कैल्शियम रिच फूड है या ऑक्सलिक एसिड रिच फूड है वो हम लेते हैं डाइट में, तो उससे हमारा जो किडनी स्टोन हो सकता है। जैसे in the fluids in your urine can dilute. At the same time, your urine may lack substance that prevent crystals from sticking together, creating an ideal environment for kidney stones to form. What foods causes kidney stones? तो हमें कौन से फूड अवॉइड करना चाहिए जिससे किडनी स्टोन नहीं हो। जैसे फूड्स हाई इन सोडियम, कोला बेवरेजेस, फास्ट फूड्स, प्रोसेस्ड मीट्स, सर्टेन सप्लीमेंट्स जैसे ब्लैक टी है, चॉकलेट्स, स्पिनच, सोया मिल्क, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, वो ड्राई फ्रूट्स और सोयाबीन्स वो हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे स्पिनच में हाई ऑक्सलिक एसिड होता है, हाई कैल्शियम होता है, ये बादाम है, काजू है, उसमें हाई कैल्शियम होता है और हाई सैचुरेटेड फैट भी हाई होता है इसकी, इसलिए हार्ट की वजह से भी वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। What is the best food to eat when you have kidney stones? कौन से फूड हमें लेने चाहिए अगर किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है तो हमें कौन से फूड लेने चाहिए। मोस्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स particularly water। Eat less salt। Have only 2 or 3 servings a day of food with a lot of calcium such as milk, cheese, yogurt, oysters and tofu। Eat
lemon and oranges or drink fresh lemonades. Eat a low fat diet. हमें लो फैट डाइट लेना चाहिए. अगर हमने हाई फैट डाइट ले लिया, अगर हमारे फूड में अगर हाई फैट है, हाई ऑयली है, तो वो लीवर को ज़्यादा लोड पड़ेगा. लीवर ज़्यादा यूरिया सिक्रेट करेगा, तो वो ज़्यादा यूरिया सिक्रेट करेगा तो उसकी वजह से किडनी को भी ज़्यादा लोड पड़ेगा कि किडनी को ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा. तो इसलिए हमें लो फैट डाइट लेना चाहिए. इसे हमें ऊपर से नमक भी नहीं डालना चाहिए, पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं होना चाहिए और ड्रिंक मिनिमम 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे. इसमें इस फिगर में दिखाया कि कई बार एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर हमें किडनी वाले पेशेंट को लेना चाहिए. कई बार डॉक्टर बोलते हैं, किसी पेशेंट्स की ऐसी कंप्लेंट भी होती है कि कोई डॉक्टर बोलता है कि 1500 ml जितना पानी लेना चाहिए, कोई बोलता है कि 1 लीटर जितना पानी लेना चाहिए. पर वो पानी पेशेंट को उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे वाटर लेना चाहिए. जैसे कोई पर्सन है कि जैसे वो शिमला जैसे ठंडे माहौल में रहता है तो उसका बॉडी से पर्सपायरेशन वो कम हो सकता है. इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम वो बाहर कम निकलेंगे, तो उसे उस हिसाब से उस एरिया में रहने वाले को पानी कम लेना चाहिए. तो 1 लीटर या 1200 ml जितना पानी लेना चाहिए. और अगर कोई पेशेंट जैसे रेगिस्तान, राजस्थान जैसे प्रदेश में, रण प्रदेश जैसे हो रहता है तो उसका वहाँ पर्सपिरेशन उसे ज़्यादा हो सकता है. तो उसकी कंडीशन, उसकी बॉडी में से भी पर्सपिरेशन होके भी वाटर का पर्सपिरेशन होके भी वाटर लॉस हो सकता है. इसलिए उसका यूरिन आउटपुट भी कम हो सकता है. तो उसके हिसाब से 1500 ml या 1800 ml जितना पानी पीना चाहिए. जैसे किडनी पेशेंट को इस मुताबिक 1500 या 1200 ml जितना पानी उसके हिसाब से लेना चाहिए. अगर पानी ज़्यादा पिएंगे और पानी कम पिएंगे, दोनों साइड तकलीफ है. एक तरफ का कुआं है, दूसरी तरफ खाई है. जैसे अगर पानी ज़्यादा पी लिया तो किडनी को ज़्यादा लोड पड़ेगा, उसको ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा. अगर हमारी किडनी डैमेज है, किडनी हमारी फेल है, किडनी के फंक्शंस नॉर्मल नहीं है, तो वो यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं कर पा रही. तो वो ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो जो पानी होता है वो हमारे लेग्स में वो पानी भर जाता है. वो क्या सिम्टम्स हो जाता है, वो उसकी कंडीशन हो जाती है स्वेलिंग. तो अगर वो पेशेंट जब नींद के समय रात को सो रहा होता है तो वो पाँव का पानी, जो लेग में पानी होता है, वो पानी लेग में से निकल के उसके लंग्स में भर जाता है, हार्ट्स की टिश्यूज़ में भर जाता है. तो वो लंग्स में पानी भरने की वजह से ये हो गया उसका हार्ट्स का प्रॉब्लम. तो उसे पानी कम लेना चाहिए. अगर वो पेशेंट पानी कम लेता है तो उसे क्या होता है, कम पानी लेने की वजह से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है. तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा तो ज़्यादा उसे ब्लड में भी क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, तो उसको ज़्यादा यूरिया एक्सक्रीट आउट करने में भी किडनी को लोड पड़ सकता है. इसलिए उसको उसकी कंडीशन के हिसाब से पानी पीना चाहिए. कि जब उसी पेशेंट को जैसे प्यास लगी है, उसके लिप सूखने लगे हैं, ड्राई होने लगे उसके लिप, उसके पानी की ज़रूरत है कि उसे ज़्यादा प्यास लगी है, तभी उसे पानी पीना चाहिए. पर कितना, हाफ ग्लास जितना. कि अगर वो हाफ ग्लास पानी पीता है, फिर 1 घंटे बाद फिर उसे प्यास लगती है, तब वो फिर से आधा ग्लास पानी पी सकता है. एक साथ डायरेक्ट ज़्यादा पानी नहीं पीना है. यूरेमिया. अब ये यूरेमिया में क्या है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी. जो बाहर से कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में आ गए हैं, जैसे द बॉडी बिकम्स पॉइजनस, किसी ने जानबूझकर कोई पॉइजनस मटेरियल हमारे बॉडी में ले लिया है तो उसके ऑन वेस्ट की वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे यूरेमिया बोलते हैं. कैन कॉजेज फटीग, फीवर, चिल्स एंड कभी कभी पेशेंट कोमा में जा सकता है. UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉजेज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वो बैक्टीरियल की वजह से होता है. उसके सिम्टम्स में होता है फ्रिक्वेंटली आर्ग्यू टू यूरिनेट, पेन इन यूरिनेटिंग, ब्लड स्टेन, क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन, पेन इन द लोअर एब्डोमेन एंड बैक साइड एंड एब्डोमेन में ज़्यादा पेन होता है. A person with stage CKD may be able to slow the damage to their kidneys by, जो किडनी फेलियर का पेशेंट है वो उसका डैमेज जो किडनी का है वो कम कर सकता है. कैसे? तो कंट्रोलिंग देयर ब्लड शुगर इफ दे हैव डायबिटीज, वो नॉट स्मोकिंग और यूजिंग टोबैको, ईटिंग हेल्दी डाइट, कंट्रोलिंग देयर ब्लड प्रेशर, मीटिंग विथ अ किडनी डॉक्टर और नेफ्रोलॉजिस्ट, मेंटेनिंग अ मॉडरेट वेट, being active for 30 minutes per day on 5 days per week. General guidelines for
cardiovascular disease and chronic kidney disease. Decrease saturated fat to 10% of total calories. Limit total fat intake to less than 30% of total calories. Decrease dietary cholesterol to less than 300 mg per day if high cholesterol levels of CVD risk factors less than 200 mg per deciliter. Decrease salt intake to less than 2 gram per day. Maintain a healthy weight. How can we do assessment of the nutritional status? हमें किसी पेशेंट या किसी पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे असेस कर सकते हैं? तो पहले हम जानेंगे उसकी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, लुकिंग फॉर लॉस ऑफ वेट एंड मसल वेस्टिंग देखेंगे, उसका साइंस एंड सिम्टम्स, उसके बॉडी के सिम्टम्स देख के हमें पता चलेगा। फिर उसकी डाइटरी हिस्ट्री हम देखेंगे, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट जैसे उसका हाइट वेट चेक करेंगे, बायोकेमिकल मेजरमेंट एंड लेबोरेटरी टेस्ट, उसके ब्लड्स यूरिन का टेस्टिस होगा। अभी वेज ऑफ केयरिंग फॉर द किडनीज, अभी कौन कौन से वेज है कि हमें किडनी की केयर के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मेन उसके लिए 50% न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल है और 50% मेडिकेशन, 50% मेडिसिन। तो न्यूट्रिशन मीन्स डाइट, डाइट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसमें? वाई डाइट इज इंपॉर्टेंट इन द किडनी डिसीज? रिनल डाइट मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वेस्ट, अ गुड मील प्लान चॉइस कैन। अगर आप अच्छे से आपका रिनल डाइट लेते हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो मेटाबॉलिक वेस्ट कम होगा, तो ऑटोमेटिकली किडनी को कम लोड पड़ेगा, तो किडनी यूरिया एक्सक्रीट आउट कम करेगी। मिनिमाइज बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फील्ड बिटवीन ट्रीटमेंट्स, इंप्रूव न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल स्टेटस, कंजर्व मसल्स मास। हीमोडायलिसिस इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट्स, जब पेशेंट का डायलिसिस होता है तब उसका इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती है? तो सोडियम 2 to 2.3 ग्राम पर डे एज टॉलरेटेड, पोटेशियम लेस देन 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे इफ सीरम लेवल्स एलिवेटेड, फॉस्फेट्स 800 to 1000 मिलीग्राम पर डे, यूज बाइंडर्स इफ एलिवेटेड, मैग्नीशियम नॉर्मल डाइटरी रेफरेंसेस इनटेक। इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायरमेंट्स, एक्यूट किडनी इंजरी, इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उसमें? मैग्नीशियम नॉर्मल डाइट रिक्वायरमेंट्स इनटेक, प्रोटीन, पेशेंट्स विद एक्यूट किडनी डिसीज और क्रोनिक किडनी डिसीज ऑन डायलिसिस हैव इंक्रीज प्रोटीन नीड्स। जब पेशेंट का डायलिसिस होता है तब उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स सभी इंक्रीज होती है। क्यों? तो ड्यू टू उसकी इंक्रीज कैटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन वेस्टिंग, एंड मे रिक्वायर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिस्ट्रिक्शन। लिमिटिंग प्रोटीन इनटेक इन सीकेडी पेशेंट, जनरली हमें जो एक्यूट किडनी पेशेंट या क्रोनिक किडनी पेशेंट में हम प्रोटीन इनटेक लिमिटेड क्वांटिटी करते हैं, बट ऑन डायलिसिस पेशेंट को अभी हमें हाई प्रोटीन डाइट देना होता है। मे स्लो प्रोग्रेशन टू डायलिसिस। Protein intake is one of the most widely discussed issue in the nutritional management of CKD. A high protein diet defined as intake of greater than 1.2 gram protein per kilogram of body weight. हमें नॉर्मल बॉडी के, नॉर्मल वेट के, नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स के उसके वेट के अकॉर्डिंग उतना ही ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमें प्रोटीन लेना चाहिए। पर अगर उसका डायलिसिस हो रहा है तो उसे 1.5 या 2% ग्रेटर देन 2 ग्राम ग्रेटर देन उसे हमें उसको प्रोटीन देना पड़ता है। Has been shown to cause a significant deterioration in kidney function. High protein intake increases kidney blood flow and elevates intraglomerular pressure, which leads to higher glomerular filtration rate and more efficient excretion of protein-derived nitrogen products. A high protein diet increases the risk of kidney hyperfiltration and a rapid decline of kidney function in the general population. While effects of high protein diet in individuals with normal kidney functions are controversial, high protein intake should be avoided in patient with CKD और risk of CKD वाले patient को high protein diet से दूर ही रहना चाहिए। Clinical studies have shown that low protein diets provide beneficial effects in patient with CKD. लो प्रोटीन डाइट जो देते हैं उसे बेनिफिशियल इफेक्ट CKD वालों पेशेंट को होती है। पोटेशियम, serum potassium levels are finally regulated as low potassium is associated with muscles weakness and hypertension, whereas high potassium can result in ventricular arrhythmia and death. Therefore, dietary potassium intake and serum potassium levels are of significant clinical interest.
हमारे पोटेशियम लेवल, जो बॉडी का पोटेशियम लेवल है, वो सीरम पोटेशियम लेवल एंड डाइटरी पोटेशियम लेवल का भी इक्विलिब्रियम हो रहना चाहिए। इसलिए हमें जो हम डाइट लेते हैं वो भी लो पोटेशियम डाइट किडनी वाले पेशेंट को लेना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा पोटेशियम ले लिया तो किडनी को लोड पड़ेगा, और कम पोटेशियम लेते हैं तो वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हार्ट के नॉर्मल रिदम के लिए, हार्ट के नॉर्मल फंक्शन के लिए हमें नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम होना चाहिए। कैल्शियम balance is strictly regulated by calcium absorption in the intestine, reabsorption in the kidney and exchange in the bones। कैल्शियम का मेनली जो होता है वो रेगुलेट कहाँ होता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन, अगर कैल्शियम फूड में डाइट में रह गया तो उसके रीएब्जॉर्प्शन किडनी में होता है। एंड एक्सचेंज इन द बॉन्स, अगर बॉन में, हमारे बॉडी में 99% कैल्शियम हमारे बॉन में स्टोर होता है, ओनली 1% कैल्शियम इन आवर ब्लड। अगर ब्लड का लेवल ओनली 1% ही रहता है, अगर उसमें ब्लड में कैल्शियम कम हो गया होता है तो वो कैल्शियम वो बॉन में से ले सकता है, पर बॉन का कैल्शियम तो अप डाउन होता रहता है, पर ब्लड का कैल्शियम ओनली 1% मेंटेन ही रहता है। रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ डाइटरी कैल्शियम इज 800 to 1000 milligram per day to maintain appropriate calcium level in patient with CKD who are not receiving active vitamin D। You should also avoid food that are high in phosphorus and potassium such as dairy products, nuts and banana। बनाना भी हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हाई पोटेशियम होता है। जैसे होल बनाना भी नहीं लेना चाहिए, बनाना शेक बना दिया तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। सोडियम, high sodium intake has deleterious effect on blood pressure, cardiovascular health, kidney functions and CKD। In patient with CKD, dietary sodium restriction is strongly recommended to control fluid retention, lower blood pressure and reduce cardiovascular risk। Dietary sodium intake less than 1.5 gram per day is recommended for the patient with advanced CKD as well as patient on dialysis। जो डायलिसिस पे पेशेंट है या फिर नॉर्मल जो CKD वाले पेशेंट है उसे लेस देन 1.5 ग्राम जितना सोडियम लेना चाहिए। हाई सोडियम फूड जैसे कि नमकीन है, सॉल्टेड वेफर्स है, चिवड़ा है, वो सब उसे अवॉइड करना चाहिए। मील प्लानिंग एंड सिंपल मेनू विथ कार्डियक एंड रीनल डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। कोई भी किडनी का पेशेंट है तो उसे हमें 50% वो मेडिकेशन से अच्छा होता है और 50% उसका न्यूट्रिशन के हिसाब से हमें उसे अच्छा करना होता है। तो मेन उसका रिनाल का डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, तो हम इसका लेते हैं ब्रेकफास्ट से। जैसे ब्रेकफास्ट में कोई भी जनरल आम इंसान ब्रेकफास्ट में क्या लेगा कि जैसे पराठा है, उपमा, पोहा, दलिया, चाय, कॉफ़ी, ये सब लेता है। तो दलिया वो जितना चाहे उतनी क्वांटिटी में वो खा सकता है। पोहा भी वो, अगर उसे जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वो राइस नहीं खा सकता, पर राइस के जो वेरिएशंस है जैसे कि पोहा है, पफ राइस है, ममरे है, वो सब वो ले सकता है, पर विदाउट पोटैटो। सिर्फ उसमें ऑनियन हम डाल सकते हैं। टमाटर भी बहुत लिटिल क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। फिर हो गया पराठा हम खा सकते हैं, पर वो विदाउट ऑयल या लेस ऑयल वाले पराठे जैसे रोटी के जैसे ही हम खा सकते हैं। पर अगर हम किसी को बार बार ऐसे रोटी में देंगे तो उस पेशेंट को पसंद नहीं आएगा। पर पराठा में हमें वेरिएशंस के जैसे स्टफ पराठे कर दिए कि जैसे स्टफ पराठे में हम कॉलीफ्लावर है, कैबेज, मूली के पराठे, ऑनियन पराठे, कैरेट पराठे, ये सब हम पराठे में स्टफिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर को थोड़ा पका के वो उसमें मसाला वेरिएशन जो भी अपने हिसाब से, लेमन है, मरी पाउडर है, वो सब मसाला ऐड करके आप पराठा में ये सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। मूली के पराठे, कैबेज के पराठे, कॉलीफ्लावर पराठे, ऑनियन पराठा, ये कैबेज के पराठे और कैरेट के पराठे हम यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स हम जितना चाहे पूरा दिन में एक बाउल भर के हम ये फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी है, जामुन है, ऑरेंज है, वो फ्रूट्स हम ले सकते हैं, पर होल फ्रूट्स हमें खाना चाहिए। और चाय कॉफ़ी के बदले मैंने यहाँ ग्रीन टी दिया है कि हमें किसी पेशेंट जो रिनाल पेशेंट है तो उसे चाय कॉफ़ी के बदले हमें ग्रीन टी लेनी चाहिए।
फूड्स टू बी अवॉइडेड। तो हमें कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए? मैंने बताया ना कि हमें सुबह ब्रेकफास्ट में ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, चाय कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कि ये चाय और जो कॉफ़ी है वो स्टिमुलेटिंग मटेरियल है, उसके अंदर वो चाय और कॉफ़ी पीने के बाद वो एक एसिडिक कंडीशन फॉर्म करता है। तो वो एसिडिक कंडीशन की वजह से हमारे बॉडी में एसिड की कंडीशन, एसिडोसिस होने लगता है, एसिड बढ़ जाता है। ऑलरेडी अगर हमने कोई कठोल खा लिया तो हाई प्रोटीन खा लिया, तो उसकी वजह से उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? लेग्यूम्स पल्सिस का एंड प्रोडक्ट है वो एमिनो एसिड्स, तो वो भी एसिड्स है। अगर इसमें हम चाय कॉफ़ी भी पी लेते हैं तो वो भी एक एसिडिक कंडीशन फॉर्म करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो किडनी के पेशेंट है, जो रिनाल पेशेंट है, उसका एक मेडिसिन चल रही होती है, ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन, जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जो खाने के सोडा होते हैं, वो मेडिसिन चल रही होती है। वो मेडिसिन क्या करती है? उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। पर अगर हमने चाय कॉफ़ी ले लिया है, अगर तो चाय कॉफ़ी के साथ अगर ये दवाई लेते तो उसका इफेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं कर पा रही। तो हमें ये चाय कॉफ़ी अगर लेते हैं तो उसके 1 घंटे पहले या 1 घंटे के बाद हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, जो ब्लड प्रेशर की होती है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट की। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमें हो सके तो ये चाय कॉफ़ी अवॉइड ही करनी चाहिए, ओनली ग्रीन टी लेना चाहिए। और जो मैंने आगे बताया कि जैसे यहाँ हमने पोहा पराठा बताया, तो पराठा में कौन कौन से वेजिटेबल्स यूज़ करने का बोला कि जैसे कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैरेट्स, वो सब ले सकते हैं, पर हमें ये पोटैटो नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम डायबिटीज़ है तो भी आगे उसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, इसलिए हमें पोटैटो रिजेक्ट करना है। और अगर डायबिटीज़ नहीं हो तो भी ये पोटैटो हाई पोटेशियम होता है, इसलिए हमें पोटेशियम वाला फूड कम लेना चाहिए। रिनाल में पोटेशियम लेस फूड लेना चाहिए। अगर आप रेयरली पोटैटो खाना चाहते हो, आलू खाना चाहते हो, तो क्या करना है? उसको छिलके से छिलका निकाल दो, उसके छोटे छोटे पीसीस कर दो। वो छोटे छोटे पीसीस को पानी में डुबा के रखो, 1-2 घंटे उसे कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर में डुबा के रख सकते हैं। और जब सब्जी बनानी है तो 1 घंटे बाद वो पानी फेंक देना है। तो वो जो आलू का जो पोटेशियम है, पोटैटो का जो पोटेशियम है, वो पूरा लीच आउट हो जाता है, वो वाटर में चला जाता है, और वो पानी हम फेंक देंगे तो उसका पोटेशियम कंटेंट आलू का कम हो जाता है। तो ऐसे करके हम यूज़ करके हम आलू यूज़ कर सकते हैं इन पराठा या इन सब्जी। पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम हर रोज़ आलू की सब्जी खाएं। पर रिनाल पेशेंट को कई बार अगर इच्छा हो जाती है तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसे लीच आउट करके पोटेशियम कम करके ये पोटैटो सब्जी में इंक्लूड करके खा सकता है, पर हर रोज़ नहीं। अभी मैंने फ्रूट्स का बताया कि ब्रेकफास्ट में हम 1 बाउल भर के फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे पपाया ले लिया, अनार ले लिया, ग्रेप्स है, जामुन है, लीची, स्ट्रॉबेरी, वो सब हम फ्रूट्स ले सकते हैं। पर फ्रूट्स का जूस हमें नहीं लेना है। अगर हम चाहें तो पूरा होल एप्पल एक ही बार में, हम पूरे दिन में 1 बार में होल एप्पल खा सकते हैं, पर एप्पल का जूस नहीं पीना है। क्योंकि अगर हम जूस बनाएंगे तो 1 ग्लास जूस में 2 या 3 ऑरेंजेस या 2 और 3 एप्पल्स आएंगे, तभी 1 ग्लास जूस बनेगा। तो एप्पल तो आप 2-3 नहीं खा पाओगे, एप्पल आप ओनली 1 ही खा पाओगे। इसलिए आप एप्पल चबा चबा के खा सकते हो, पर उसका जूस बना के नहीं पीना है। दूसरा लॉसेस ये है कि अगर आप जूस बनाओगे तो उसमें जो जूस बनाएंगे फिर उसको ड्रेन करेंगे, तो जो उसके फाइबर कंटेंट है, जैसे ऑरेंज का जूस बनाया, एप्पल का जूस बनाया, तो जो फाइबर कंटेंट होता है वो तो ड्रेन होके वो छान के हमने फेंक दिया, तो वो फाइबर लॉस आउट हो जाते हैं। अगर वो फाइबर चले गए तो वो हमें फाइबर का, अगर फाइबर हमारे फ्रूट्स के साथ हमें मिलेंगे, हम होल फ्रूट्स लेंगे तो फाइबर भी मिलेंगे, तो हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, तो किडनी का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो हमें ये होल फ्रूट्स खाना चाहिए, नहीं कि हमें फ्रूट जूस और रेडीमेड फ्रूट जूस या फ्रेश फ्रूट जूस हमें अवॉइड करना चाहिए। कौन से फ्रूट्स हमें रिनाल पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए? जैसे है बनाना, मैंने पहले ही बोला कि बनाना नहीं खाना चाहिए, जैसे बनाना शेक है वो भी नहीं लेना चाहिए, डेट्स नहीं, एवोकाडो, कीवी, ये सब फ्रूट्स हमें अवॉइड करना चाहिए। खट्टे फल है जैसे ऑरेंज है, मौसम्बी है, वो भी हाई पोटेशियम, हाई विटामिन सी होते हैं, वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए। और कौन से फ्रूट्स हम ईट कर सकते हैं? जैसे एप्पल है, ब्लूबेरीज है, मस्क मेलन है, स्ट्रॉबेरीज है, वो सब हम ले सकते हैं। लंच, हाई पोटेशियम लीफी वेजिटेबल्स एंड हाई पोटेशियम रूटी वेजिटेबल्स को हमें
रीनाल पेशेंट को अवॉइड करना होता है। क्यों? तो उसका शॉर्ट तरीका है कि हाई पोटेशियम रूटी वेजिटेबल्स कैसे पता चलेगा कि इसमें हाई पोटेशियम है। तो जो वेजिटेबल्स ज़मीन के अंदर बोते हैं, ज़मीन के अंदर रहता है, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरबी, बीटरूट्स, उसमें पोटेशियम की कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सब्जी जो ज़मीन के अंदर रहती है वो मिट्टी में पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो वो मिट्टी में से पोटेशियम कहाँ जाएगा? वो सब्जी में। तो वो सब्जी, इसलिए हमें पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये रूट्स वेजिटेबल्स हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये हाई पोटेशियम लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, बथुआ, मेथी, सरसों, वो भी हमें अवॉइड, इट मीन्स कंप्लीटली बंद नहीं करना है, पर लेस अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट हम उसे ले सकते हैं। जैसे मिक्स वेज बना दिया, वगैरह खिचड़ी है, थेपला, मुठिया, ढेबरा, ऐसा बना दिया, तो उसमें हम मेथी या पालक की सब्जी, पालक की भाजी ले सकते हैं। बट अगर हमें पालक का जूस पीना है तो वो हम नहीं पी सकते, क्योंकि पूरा एक बंच जितना पालक क्रश करेंगे तभी एक ग्लास जितना जूस बनेगा, तो वो हम नहीं पी सकते, वो हमें नहीं यूज़ करनी है। ऐसे अगर मिक्स, जैसे पालक की दाल और मूंग की दाल और पालक की सब्जी बना दिया, तो वो उसमें 50 ग्राम जितना दाल आएगा और 50 ग्राम जितनी सब्जी आएगी, तो वो लेस अमाउंट हम ये भाजी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे लंच में ब्रिंजल की सब्जी है, लेडीज फिंगर की सब्जी है, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। फूड्स टू बी अवॉइडेड, तो हमें ये सब फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। जैसे शुगर है, गुड़ है, जैगरी, तो उसमें भी पोटेशियम हाई होता है। जैसे ये गुड़ किस में से बनता है, जैगरी किस में से बनता है, वो शुगर केन की प्रोडक्ट है, तो शुगर केन में भी हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम रहता है, तो ये भी उसकी एक प्रोडक्ट है, तो वो गुड़ हमें अवॉइड करना चाहिए। ये शुगर में भी तो कम मात्रा में, गुड़ बनने के बाद उसे अगर रिफाइन करते हैं तो वो ये शुगर बन जाती है, तो शुगर में भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। पर अगर हमें यूज़ करना है तो हमें जो टेबल शुगर आती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। पिकल्स, जो रेडीमेड पिकल्स आते हैं, घर पे बनाते हैं, वो कच्चा आम का होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, हाई ऑयली होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा होता है, हाई सोडियम होता है, इसलिए ये फूड्स ऑयली होता है, इसलिए हमें ये अचार अवॉइड करना चाहिए। फिर है पापड़, तो पापड़ में भी नमक ज़्यादा होता है, हाई सॉल्टेड होता है, इसलिए हमें ये नहीं लेना चाहिए। बाकी चटनी, तो जो मैंने आगे बताया कि हमें लेस पोटेशियम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसलिए पोटेशियम कम वाली सब्जी लेना चाहिए। तो हम पत्ते वाली भाजी ऐसे मिक्स करके खा सकते हैं, पर जैसे चटनी बना दिया तो पूरा एक बंच जो धनिया का होता है, पूरा एक बंच पुदीना का होता है, तो एक बाउल ही चटनी बनेगा। तो हम ऐसे मीट की चटनी है, धनिया की चटनी है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। पूरी, जैसे हम सूखी रोटी खा सकते हो, थेपला कम ऑयल वाला खा सकते हो, पर ये पूरी पकौड़ी ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो हाई फैट आ जाता है। तो हाई फैट अगर लेंगे तो वो लीवर को लोड पड़ेगा, अगर लीवर ज़्यादा सिक्रेट करेगा यूरिया, तो वो किडनी को बोझ पड़ेगा, तो और वो किडनी को ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। तो हमें लेस ऑयली फूड खाना चाहिए। ये अगर लंच का मेनू, तो लंच के मेनू में कि ऐसे पूरा हेल्दी बैलेंस डाइट लेना चाहिए कि रोटी, सब्जी, दाल, राइस। पर जिसको डायबिटीज़ है वो राइस नहीं खा सकता, उसे राइस नहीं खाना है। पर और मैंने यहाँ जो एक सब्जी दिया है उसका फोटोग्राफ आलू का रखा है, पर ऐसे आगे मैंने बताया ऐसे कि हर रोज़ हमें आलू की सब्जी नहीं खानी है, पर अगर रेयर केस में अगर खाना है तो वो आलू हम ऐसे ब्लांच करके और वो पोटेशियम निकाल के जैसे पानी में डिबो के रखना है 1-2 घंटे के लिए, वो पानी फेंक देना है, वैसे आलू हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे थीन पतली दाल, जैसे ज़्यादा हाई ऐसे थिक दाल या ज़्यादा कठोल भी नहीं खाना होता है, क्योंकि उसमें से क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें वो दाल, जैसे खिचड़ी में दाल आ गया है कि राइस और मूंग दाल की खिचड़ी है, तो वो खिचड़ी में भी दाल का कंटेंट कम होता है, तो वो किडनी वाले पेशेंट खा सकता है। जैसे इसमें भी पतली दाल होती है, तो 20 ग्राम जितनी दाल होगी, 15 से 20 ग्राम जितना दाल एक बाउल दाल में आता है, तो वो हम खा सकते हैं। पर अभी हम इसमें वेजिटेबल्स भी यूज़ इन रिनाल डाइट, कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जो हम रिनाल के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेले वाले सब्जी के, जैसे तुरिया, लौकी, टिंडोला, परवल,
गिलोड़ी, करेला, वो सब जो सब्जियां है जो बेले पर उगती है वो सब हम खा सकते हैं। जो जमीन के अंदर होती है वो सब्जी हम नहीं खाने, रूटी वेजिटेबल्स नहीं खाने और पत्ते वाली भाजी हमें नहीं खानी है, वो हम काम खा सकते हैं। पर जो बेले वाली सब्जियां होते हैं वो अगर पेशेंट डायबिटिक हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो या किडनी का प्रॉब्लम हो, कोई भी पेशेंट ये वेले वाली सब्जी खा सकता है, जैसे तुरिया, गलका, टिंडोला, टिंडसा, करेला, वो सब ये खा सकते हैं। स्नैक्स टाइम्स हम क्या खा सकते हैं, जैसे होल व्हीट की जो भी प्रोडक्ट्स है, वैसे होल व्हीट ब्रेड है या मल्टी आटा का जो बिस्किट्स आते हैं वो भी हम खा सकते हैं। मैदे के बिस्किट्स हमें नहीं खाना है, क्योंकि मैदा क्या होता है कि मैदा 2 या 3 दिन में हमारे टोटल 48 से 72 जितने आवर्स में हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है। मैदा जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हमें मैदे की प्रोडक्ट भी कम खानी चाहिए, पर हमें होल व्हीट आटा की प्रोडक्ट जो भी लेना चाहिए। जैसे मैंने लंच में बताया उसी हिसाब से वैसे सब्जी, खिचड़ी, कढ़ी, दाल, राइस हम डिनर में भी ले सकते हैं। पर हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, तो रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ हाई सोडियम फूड लाइक सॉल्टी प्रोसेस्ड स्नैक्स एंड कैन फूड्स। जो भी कैन में पैक में आते हैं, जो प्रिजर्वेटिव एड्स किए होते हैं, इसलिए हमें वो सब हमें पैक फूड्स नहीं लेना है। उसमें हाई सोडियम होता है, हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, इसलिए वो हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे बर्गर है, उसमें सब सैचुरेटेड फैट्स भी ज़्यादा होता है, मार्गारीन होता है, ये पिज़्ज़ा, मैदे की जो भी आइटम फास्ट फूड से उसमें सब वो ऐड होता है। फ्रेश रेडीमेड जूस होता है, उसमें भी जो हाई पोटेशियम कंटेंट होता है, प्रिजर्वेटिव एड्स होता है, हाई सोडियम कंटेंट होता है, तो वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। A kidney-friendly diet helps to reduce the workload on your kidneys, which can help to slow down the progression of kidney disease. Thank you.